दोस्तों, इंडिया अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान को नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2025 से हो चुकी है। इस फेज में न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली तो बनाएगा ही, साथ में अपने लिए फ्यूल भी बनाएगा जिसको वापस से यूज करके बिजली बनाई जाएगी। मतलब एक बार फ्यूल डाला तो उसके बाद ये न्यूक्लियर प्लांट बिजली के साथ अपने लिए फ्यूल खुद बना लेगी और ये साइकिल ऐसा ही चलता रहेगा, जिसके वजह से इंडिया 500 गीगावाट एनर्जी बना पाएगा, वो भी फॉर द नेक्स्ट 400 ईयर्स। मतलब अनलिमिटेड एनर्जी। इस तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रशिया के पास है और ग्लोबली इंडिया दूसरा ऐसा देश बन जाएगा ऐसे फैसिलिटीज ऑपरेट करने वाला। ये न्यूक्लियर प्लांट हमें अपने मैसिव थोरियम रिजर्व्स को भी यूज करने का मौका भी देगा। दोस्तों, इमेजिन करिए, इतने एनर्जी से हमारे देश की कंजम्पशन को पूरा किया जा सकेगा। हम ईवीज बनाकर अपने ऑयल कंजम्पशन को भी कम कर पाएंगे और सब होगा डोमेस्टिकली खुद के थोरियम रिजर्व से। ये इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल्स में समझेंगे, साथ में इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इंडिया के स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम का कंसेप्ट होमी जे भाभा ने 1958 में डिजाइन किया था। उस टाइम पर इंडिया के पास अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट भी नहीं था। आज के टाइम इंडिया के पास 25% ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व्स है, जो मेनली सदर्न कोस्टल स्टेट्स में है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोरियम खुद रेडियो एक्टिव नहीं होता, उसे न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए फर्टाइल टू फिजल कन्वर्जन करनी पड़ती है, जिससे यूरेनियम 233 बनता है। और अगर थोरियम बेस्ड रिएक्टर सक्सेसफुल हो गए तो इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट बिल $50 बिलियन तक एनुअली कम हो सकता है। दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले मार्च 2024 में इंडिया ने अपने सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर को लॉन्च कर दिया था, जिसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ब्रीडर वर्ड का यहां पर मतलब ही यही होता है, खुद के लिए फ्यूल जनरेट करने वाला। ये खुद के लिए फ्यूल कैसे जनरेट करता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ये एक फुली ऑपरेशनल फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पर 1.5 साल पहले इसको स्टेज 2 में ले जाने की प्लानिंग स्टार्ट हुई थी। अक्टूबर से इस रिएक्टर में फ्यूल लोडिंग शुरू होने वाली है। मतलब इसमें फ्यूल जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम डालना स्टार्ट किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि ये फ्यूल लोडिंग बहुत दिन पहले ही होने वाली थी, बट कुछ टेक्निकल चैलेंजेस और रेस्ट्रिक्शंस के वजह से ये डिले होते रहा और अब फाइनली जाकर अभी हो रही है। दोस्तों, ये जो रिएक्टर है इसको टेक्निकली हम PFBR या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसी मशीन जो अपने कंजम्पशन से ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको ब्रीडर कहा गया है। ये अपनी फ्यूल को ब्रीड करती है। मतलब अगर हम इसमें 100 यूनिट्स फ्यूल डालते हैं तो ये बिजली बनाने के साथ साथ 150 यूनिट्स फ्यूल प्रोड्यूस कर देती है ना कमाल की चीज। चलिए, ये काम कैसे करती है इसको समझते हैं, पर उससे पहले हमें 3 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को समझना पड़ेगा। कलपक्कम PFBR वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कंप्लीटली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें कूलिंग के लिए पानी नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम यूज होता है। यह बिजली कंडक्ट नहीं करता है और हाई टेम्परेचर हैंडल कर सकता है। इंडिया का रिएक्टर हर साल 1250 किलोग्राम प्लूटोनियम जनरेट कर सकता है फ्यूचर रिएक्टर्स के लिए। इस प्रोजेक्ट में लगभग 6800 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और सब इक्विपमेंट इंडियन कंपनीज ने डिजाइन और फैब्रिकेट किया है। दोस्तों, करेंटली इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चाहे वो राजस्थान के रावा भट्टा वाला हो या फिर तारापुर या कहीं का भी, जितने भी रिएक्टर्स इंडिया में है सब स्टेज 1 प्रोसेस पर काम करते हैं और टेक्निकली इनको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके काम करने का तरीका सिंपल होता है। इसमें नेचुरल यूरेनियम को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल और बदले में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और एज अ बाई प्रोडक्ट ये प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम भी प्रोड्यूस करता है। स्टेज 1 यहीं तक लिमिटेड रहता है और ये रिएक्टर्स पिछले 50 से 55 सालों से नॉर्मली काम कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इनमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। पर जब हम स्टेज 2 में जाते हैं तो यहाँ प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकली एडवांस्ड हो जाता है। इसके बारे में हम आगे समझते हैं। यूरेनियम 233 जो थोरियम से बनता है, उससे बनने वाली गामा रेडिएशन बहुत हाई होती है, जिससे उस फ्यूल को हैंडल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। कामिनी रिएक्टर कलपक्कम दुनिया का पहला और आज भी फंक्शनल रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 फ्यूल पर चल रहा है। यह थोरियम साइकिल का सक्सेस का लाइव प्रूफ है। एस्टिमेशन के हिसाब से 1 टन थोरियम से उतनी एनर्जी मिल सकती है जितनी 3.5 मिलियन टन कोल से मिलती है। सोचिए कितना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा अगर ये सक्सेसफुल इंडिया कर पाया तो।
अब स्टेज 2 में यहां पर हम जो स्टेज 1 के बाई प्रोडक्ट्स थे यानी प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम उसके साथ थोरियम को इंसर्ट करते हैं। इन सब को इंसर्ट करने से इवेंचुअली एक ऐसा स्टेज पहुंच जाता है जब रिएक्टर यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों इसको और अच्छे से समझो। पहला स्टेज में आपने बिजली बनाई और उसके बाई प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लिया। सेकेंड स्टेज में भी आप बिजली बना रहे हो इंक्लूडिंग बाई प्रोडक्ट और थोरियम, जो अगेन एक ऐसा बाई प्रोडक्ट दे रहा है जिसको इस्तेमाल करके वापस बिजली बनाई जा सकती है। अब स्टेज 3 में सेकेंड स्टेज के बाई प्रोडक्ट यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इवेंचुअली यहां पर एक ऐसा स्टेज आता है जब हमें बाहर से कुछ और ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साइंटिफिकली इसको सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज कहते हैं। तो बेसिकली हम बिना किसी फ्यूल इंजेक्शन के ही अनलिमिटेड एनर्जी बना पाएंगे। मतलब अगर इंडिया स्टेज 3 में पहुंच गया तो हमारे पास सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में थोरियम रिजर्व्स की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स इंडिया ही होल्ड करता है विद मैसिव 9 लाख टन्स, जिसमें से 35% के अराउंड आंध्र प्रदेश में, 15 to 20% तमिलनाडु में, 10 to 15% केरला और वेस्ट बंगाल में और अराउंड 5% बिहार में। जब इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्योरेटिकली बनाया गया था बाय होमी जहांगीर भाभा जी, तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि जिस दिन इंडिया स्टेज 2 में चला गया उस दिन हम 500 गीगावाट एनर्जी फॉर 100 ईयर्स बनाने लगेंगे और स्टेज 2 में जाते ही स्टेज 3 की तरफ तेजी से बढ़ेंगे और स्टेज 3 पहुंचते ही हम 500 गीगावाट एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 350 ईयर्स तक बनाने लगेंगे। मतलब स्टेज 2 में घुसते ही हम उस फेज में घुस जाएंगे जहां टोटल 450 सालों तक मैसिव 500 गीगावाट एनर्जी बना पाएंगे। इससे आप स्टेज 2 की फ्यूलिंग के इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि यह सब सिर्फ ऑन पेपर नहीं बल्कि रियलिटी में होने जा रहा है। इंडिया ऐसी अनलिमिटेड एनर्जी बनाने वाला है जो यूएसए और चाइना जैसे बड़े देश भी अभी तक नहीं बना पाए हैं। रशिया के अलावा कोई भी देश इस तरह के एनर्जी नहीं बना पा रहा है। यह इंडिया के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इंडिया अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बहुत सालों से बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था और कई नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को भी अनाउंस किया है रिसेंटली। चलिए इसके बारे में आगे समझते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर सिर्फ 3 साल में बन सकते हैं, जबकि लार्ज स्केल रिएक्टर को 8 से 10 साल लगते हैं। ये प्लांट एक बार कूल होने पर 7 से 10 साल तक काम कर सकते हैं बिना रिफ्यूलिंग के। बिहार में प्लांट SMR इंडिया का पहला लैंड लॉक्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट होने वाला है, मतलब सी कोस्ट से काफी दूर। इंडिया की न्यूक्लियर एक्सपेंशन लिस्ट ऑफ गोरखपुर, हरिपुर, बांसवाड़ा, कोवड़ा और चुटका जैसे नए लोकेशंस भी कंफर्म कर चुके हैं। अगर करंट डेटा की बात करें तो इंडिया की करंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी सिर्फ 8 गीगावाट की है और एडिशनली 7.5 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन और कमिश्निंग है और 7 गीगावाट के आसपास और सैंक्शंस हुए हैं। रिसेंटली राजस्थान के बांसवाड़ा और दिल्ली के करीब न्यूक्लियर प्लांट्स को अप्रूव दे दिया गया है और इन सब को मिलाकर हमारे कैपेसिटी को 100 गीगावाट ले जाने की प्लानिंग है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद इंडिया नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स मतलब 2031 तक 22.5 गीगावाट्स के आसपास पहुंच जाएगा और इसमें स्टेज 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। इसके साथ साथ इंडिया स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स भी प्लान कर रहा है और इस साल के बजट में कई ऐसे प्लांट्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें से एक है बिहार न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इस बार के बजट में 20,000 करोड़ अलोकेट किया गया है फॉर 5 डोमेस्टिकली बिल्ट SMRs और इनका मेन एम इंडिया के नेट जीरो टारगेट बाय 2070 को अचीव करना है। ये SMR न्यूक्लियर फ्यूजन से हीट जनरेट करके बिजली बनाते हैं और इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 300 मेगावाट ही होती है। पर इनका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इनको रिमोट लोकेशन में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके पार्ट्स को एक अलग जगह मैन्युफैक्चर किया जाता है और इनको एक जगह लाकर सिर्फ असेंबल करना होता है। दूसरा, ये नॉर्मल रिएक्टर से साइज में छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये कम जगह लेते हैं और इनके पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट एंड असेंबल करना आसान हो जाता है। तीसरा, ये रीजनल पावर सप्लाई को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और कन्वेंशनल पावर प्लांट की तरह ये पॉल्यूशन जनरेट भी नहीं करता, जिसकी वजह से नेट जीरो बाय 2070 का टारगेट को अचीव करना ईजी हो जाता है। PFBR के सक्सेसफुल होने के बाद भाविनी का प्लान है 6 नए ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने का, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2035 तक 60 गीगावाट तक पहुंच सकता है। साथ में ही एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर बनाने की भी प्लानिंग है, जिसमें 100% थोरियम यूज होगा और यह दुनिया का पहला ऐसा रिएक्टर होगा जो कंप्लीटली सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूल साइकिल पर चलेगा।
कलपक्कम साइट पर फ्यूचर में एक इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर रिसर्च एंड ट्रेनिंग पार्क बनाने का विजन रखा गया है, जहां साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नेक्स्ट जेन रिएक्टर्स डेवलप करेंगे। दोस्तों, करेंटली इंडिया के पास जितने भी पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो यूपी, राजस्थान, गुजरात कहीं भी हो, उन सभी पावर प्लांट को बनाने और चलाने का काम हमारी पीएसयू कंपनी NPCIL करती है। पर कलापक्कम में बन रहे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाने का काम हमारे दूसरे पीएसयू भाविनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मतलब भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम है, और इस कंपनी की ही जिम्मेदारी है कलापक्कम स्टेज 2 रिएक्टर को डेवलप करना। भाविनी का 500 मेगावाट का यह सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर या PFBR एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, और कंपनी का दावा है कि 2026 के स्टार्ट में यह फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, और इंडिया के लिए यह एक मेजर माइलस्टोन होगा, ना ही अपने एनर्जी सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, बल्कि इंटरनेशनली अपने अचीवमेंट को शो करने के लिए। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।